वो वाकई एक घाघ आदमी था और बुरा वक्त आ जाने पर मसलहतों की आखिरी हदूद से तजावुज कर जाने में भी कोई बुराई नहीं समझता था। इससे अच्छी तरह मेरे तेवरों का अंदाजा हो चुका था। मैंने सिगरेट सुलगाने के बाद अपना गिलास उठा लिया। भीमगन बदस्तूर मेरे हाथ में मौजूद थी, लेकिन उसकी नाल फर्ज की समत में झुकी हुई थी। इस असना में वीरा ने स्कॉच का एक गिलास अल्बर्टो के हवाले कर दिया। उसने वीरा का शुक्रिया अदा करते ही गिलास अपने मुंह से लगा लिया। मेरे लिए वो सूरत हाल बहुत दिलचस्प और सनसनीखेज थी। दो खूनखार हरीफ एक ही छत के नीचे एक दूसरे के सामने मौजूद थे और अपने अपने मकासद के हसूल के लिए मुज़ाकरात के ख्वाहां थे। मुझे अल्बर्टो के शर्मनाक अज़ाइन के बारे में कोई शुबा नहीं था, जबकि वो मेरे अखज़ किए हुए नताइज के बारे में भी यकीनी और तजब्ज़ब का शिकार था और मैं इसी फ़र्क से फ़ायदा उठाने पर तुला हुआ था। अब बताओ कि तुम मेरी किन पैदर पै वादा खिलाफियों पर इस्तेमाल में आए हुए हो। अल्बर्टो ने अपना गिलास आधा करने के बाद भराई हुई आवाज़ में कमरे की फिजा में चाहे वो सकूत तोड़ा। इस्लामाबाद में रूही के गेस्ट हाउस में हम पर जो शब खून मारा गया उसके बारे में अभी तक कोई पेशरफ नहीं हुई। नामालूम हमलावरों का सुराग लगाने के बजाय तुम हम पर दबाव बढ़ाते जा रहे हो। यूं मालूम हो रहा है जैसे तुम मेरी कहानी पर यकीन न कर रहे हो। मैंने उसके खिलाफ फर्द जुर्म को तवील करने की नीयत से इब्तिदा से ही बात शुरू कर दी। वो बहुत पुराना किस्सा नहीं है, अल्बर्टो ने मुदाफाना लहजा में कहा। गेस्ट हाउस की मालिका ने तुम्हारी कहानी की हर बार तस्दीक की है। फाकिते खाने वाले कमरे में फैली हुई तबाही और खून के धब्बे तुम्हारे बयान की तस्दीक करते हैं, इसलिए इस मामले पर यकीन न करने की कोई वजह ही नहीं है। मेरे आदमी इस मामले पर काम कर रहे हैं, उन्हें कुछ ना कुछ वक्त तो देना ही होगा ना। उनसे फौरी नताइज हासिल करने की तवक्का ज़्यादती के मुतरादिफ होगी। तुम इन कामों की मुश्किलात से बाखूबी वाकिफ हो। वक्त गुजरने के बाद वो हवा में तहलील हो जाएंगे। मैंने तेजी से कहा, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि उनमें से कम अज कम 2 नकाबपोश बुरी तरह लहूलुहान होने के बाद बेहोश हो गए थे। उन्हें तिबी इमदाद के लिए फौरी तौर पर इस्लामाबाद रावलपिंडी के किसी अस्पताल में ले जाया गया होगा। खून न दिए जाने की सूरत में उनकी मौत नागुज़ीर नजर आ रही थी। अगर तुम अस्पताल के रिकॉर्ड की छानबीन में पूरी तरह ध्यान देते तो अब तक असल मुजरिम ना सही उनके जख्मी साथी तुम्हारी गिरफ्त में आ चुके होते, लेकिन तुम उन्हें सेंते कासेलो को दुश्मन करार देकर नजरअंदाज करने का फैसला कर चुके हो। तुम हद से तजावुज कर रहे हो। पहले जिक्र याद आते ही वो बिलबिला उठा। उसमें यह एतराफ करने का हौसला नहीं था कि वो हमला करने वाले भी उसी के आदमी थे। उन्हें एक तीसरा फरीक करार देने की कोशिश में वो कह रहा था, हम पाकिस्तान की सरजमीन पर यहाँ के कानून की सरबुलंदी के लिए काम करते हैं। वो सेंते कासेलो को दुश्मन थे, तब भी उन्हें ये इजाजत नहीं दी जा सकती कि वह जब और जहां चाहे खून की होली खेलनी शुरू करते। हम उन्हें कैफरे किरदार को पहुंचाएंगे, मगर हमें वक्त दरकार है। फिर तुमने मेरी बात पर एतमाद नहीं किया। हमले से बच निकलने के बाद मैंने तुम्हें खुद अपनी कमीनगाह का पता बताया था और तुमने हिफाजत के बहाने मेरी निगरानी शुरू करा दी। कल दोपहर तुम्हारे आदमियों ने मेरे साथ बहुत तौहीन अमेज सलूक किया। खुद तुम्हारा रवैया भी काबिल तारीफ नहीं था। मेरा अंदाजा था कि सेंते कासेलो जल्द अज जल्द तुमसे मिलने की कोशिश करेगी, सिर्फ इसीलिए वो जाल पहचाया गया था। उसके बारे में तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए। मुझे बुरा नहीं मानना चाहिए? मैं आंखें निकाल कर बोला। वो लोग मेरी गर्दन दबोच कर पिस्तौल की जद पर मुझे तुम्हारे सामने लाए थे और तुम कहते हो कि मुझे बुरा नहीं मानना चाहिए था। कर वो मेरे आदमियों की नासमझी और बदतमीजी थी। मैंने उस वक्त भी उन्हें फटकारा था और अब मैं खुद तुमसे मुआतद का हूँ। हमें छोटी छोटी बातों पर अपने दिल बुरे नहीं करने चाहिए। लेकिन सेंते कासेलो कहाँ है? मैं उसकी सलामती के बारे में सख्त फिक्रमंद हूँ। वीरा ने मौका मिलते ही अपनी तशवीश भी जाहिर करती, क्योंकि उसका असल रोल तो सेंते कासेलो की फर्स्ट कजन ही का था और उसे सेंते के बारे में फिक्रमंद होना भी चाहिए था। इस पर बाद में बात होगी। अल्बर्टो हाथ उठाकर इस्तरारी अंदाज में बोला, पहले डैनी की गलत फहमियों का रफा किया जाना जरूरी है। हमने सारी बातों को एक दूसरे में गुटमट कर दिया तो हम मसालित के बजाय महाजराई में ही उलझे रह जाएंगे। मैं तुमसे वैसे भी तफसीली बात करनी चाहता हूँ। इन सब बातों का एक दूसरे से गहरा ताल्लुक है। मैंने ज़कूरते हुए कहा, मैंने वीरा को तुम्हारे मशवरे के मुताबिक यहाँ बुलाया, लेकिन इसके साथ भी बहुत बुरा सलूक किया गया है। पिंडी की सरजमीन पर कदम रखते ही इसे बदतरीन तशद्दुद और दहशतगर्दी का निशाना बना गया है। यह रवैया मेरे लिए नाकाबिले कबूल ही नहीं बल्कि सरासर नाकाबिले फहम भी है। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम इस तरह कौन सी खैर सगाली की फिजा पैदा करनी चाह रहे हो। मैंने दानिस्ता एयरपोर्ट पर वीरा को पेश आने वाले वाकयात का तफसीली हवाला नहीं दिया, लेकिन अल्बर्टो वाकई अव्वल दर्जे का मकार था। मेरी बात सुनते ही उसने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया और अज़ियतनाक अंदाज में बुड़बड़ाया, मुझे शुबा है कि यही हुआ होगा और अब तुम मेरे बदतरीन अंदेशों की तायद कर रहे हो। वो खामोश होकर हथेलियों में ही अपना सर यूं झटकने लगा जैसे उसे वाकई कोई ज़हनी सदमा पहुंचा हो। जब उसका सुकूत तवील हो गया तो सिलसिला कलाम जारी रखने के लिए मुझे को लबकुशाही करना पड़ी। मैं सारी रात इसी हालत में नहीं गुजार सकता। पहेलियां बुझवाने के बजाय खुलकर बताओ कि तुम अपने किन अंदेशों से खौफज़दा थे। मैं तुम्हारे किन अंदाजों की तायद कर रहा हूँ। उसने हथेलियों से अपना सर उठाया और मेरी तरफ देखते हुए मुतासफाना अंदाज में बोला, तुम्हें मालूम है कि मैं सेंते कासेलो पर हाथ डालना चाह रहा हूँ। रोही की गेस्ट हाउस में पेश आने वाले वाकयात के बाद से वो लापता है। उसके लिए 2 ही इम्कानी रास्ते रह गए हैं।
वो दोबारा तुम तक रसाई हासिल करने की कोशिश करे या फिर इस्लामाबाद से फरार की राह इख्तियार कर ले। मैंने अपने तौर पर इन दोनों इम्कानात के इंसदाद की पेशबंदी की हुई थी। एक तरफ तुम्हारी हिफाजत या निगरानी की जा रही थी, सेंते उतर कर रुक करते ही मेरे आदमियों की गिरफ्त में आ जाती। दूसरी तरफ मैंने शहर से निकासी के तमाम रास्तों पर अपने आदमी मामूर किए हुए थे, जिनमें एयरपोर्ट भी शामिल था। मुझे थोड़ी देर पहले ही इतला मिली है कि सेंते कासेलो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देखी गई थी। मेरे 2 आदमी उसे पकड़कर अपने साथ ले जाने में कामयाब हो गए, लेकिन अब वो दोनों लापता हैं। उन्हीं के साथ सेंते कासेलो का भी कोई सुराग नहीं मिल रहा। तुम्हें ये इतला किसने दी थी? मैंने अपनी तरफ से उसकी मालूमात में कोई इजाफा किए बगैर मोहतात अंदाज में सवाल किया। उनके तीसरे साथी ने, उसने बताया। एयरपोर्ट पर मेरे 3 आदमी मामूर थे। इतनी रात के सेंते किस परवाज से फरार होने की तैयारी कर रही थी? उसे कराची से लाहौर के रास्ते आने वाली नाइट कोच के मुसाफिरों के साथ बाहर निकलते हुए देखा गया था। मेरा ख्याल है कि वो सेंते के धोखे में वीरा से टकरा गए होंगे। वो बोला। उन्होंने ये सोचने की जहमत नहीं की कि सेंते इस्लामाबाद में रोपोश थी, तो वो कराची वाली परवाज से कैसे आ सकती थी? मैंने जहरीले लहजे में सवाल किया। निचली सतह के कारकुन बसों और ट्रेनों में सफर करते हैं, वो बेचारगी के साथ बोला। उन्हें हवाई सफर के तौर पर तरीकों से ज्यादा वाकफियत नहीं होती। उन्होंने बस वीरा को देखा होगा और जोश में आ गए होंगे। तुमको मानना पड़ेगा कि सेंते और वीरा में हैरत अंगेज मुशाबत पाई जाती है। तुम कहानियां तराशने में यह तूला रखते हो। मैंने गहरा सांस लेकर कहा, तुम्हें स्पेशल टास्क फोर्स के बजाय टेलीविजन के लिए कहानियां लिखने वालों की सफ में शामिल होना चाहिए था। कहानी नहीं, ये मेरा अंदाजा है। तुमने वीरा के साथ बदसलूकी की शिकायत करके मेरी आंखें खोली हैं, वरना मैं तो अब तक सेंते कासेलो की गिरफ्तारी का ख्वाब देख रहा था। अब बात समझ में आ रही है कि कराची से आने वाली नाइट कोच से वीरा इस्लामाबाद पहुंच गए और मेरे आदमी बिला वजह ही हवा में हाथ पैर चलाते फिर रहे। वीरा के साथ होने वाली बदसलूकी में मेरी मंसूबाबंदी का कोई दखल नहीं था। ये सब वीरा और सेंते की हैरतनाक मुशाबत की वजह से हुआ है। बात करते करते वो अचानक खामोश होकर हैरत से पलकें झपकाने लगा और चंद सानियों की खामोशी के बाद पूछने लगा, अगर वीरा यहाँ मौजूद है तो मेरे आदमी कहाँ गए? कहीं ना कहीं होंगे ही। मैंने बेपरवायाना लहजे में कहा, तुम ये बताओ कि तुम्हें वीरा की आमद का इल्म नहीं था तो तुम अपने आदमियों के साथ यहाँ क्यों चढ़ाए? तुम्हें तो अपने ठिकाने पर रुककर अपने आदमियों के पहुंचने का इंतजार करना चाहिए था, क्योंकि वो मफरूर सेंते को लेकर आ रहे थे। मेरे ख्वाब ख्याल में भी नहीं था कि वीरा यहाँ मौजूद होगी। उसने नहायत सफाई के साथ झूठ बोला। मैं बता चुका हूँ कि मेरे आदमी सेंतों की आमद की उम्मीद पर राजा दरबार होटल की निगरानी कर रहे थे। मुझे इतला दी गई कि तुम राजा दरबार से निकलकर यहाँ आए हो, तो मैंने इधर दौड़ लगा दी। जब सेंते को तुम्हारे आदमी पकड़ ही चुके थे या कम अज कम तुम ऐसा समझ रहे थे, तो फिर मेरे पीछे यहाँ आने का क्या जवाब था? यहाँ तुम कौन सा तीर मारने की तवक्का कर रहे थे? मैं उसकी पैदर पे कलाबाजियों को उनके आखिरी अंजाम तक पहुंचाने पर तुला हुआ था। मुझे शुबा हुआ था कि कहीं सेंते कासेलो क्लचमैन होटल में मुकीम न रही हो और तुम किसी जरिए से उसकी गिरफ्तारी से बाखबर होने के बाद इधर आए हो ताकि उसके कमरे में मौजूद बाज अशिया या दस्तावेजात अपनी तहवील में ले सको। इन इम्कानात के सद्देबाब के लिए फौरी तौर पर मेरा यहाँ पहुंचना नागुज़ीर था। अगर सेंते मेरे आदमियों की गिरफ्त में आ चुकी थी तो उसके खिलाफ मुयस्सर होने वाली चाहतें भी मेरे कब्जे में आनी चाहिए थी। यही वजह थी कि मैं वक्त जाया किए बगैर इस होटल की तरफ छोड़ पड़ा। आखिरी नतीजा ये है कि तुम मेरी तरफ से बदस्तूर बदखुमान हो। मैंने भीमगन की नाल को जुम्बश देते हुए कहा, मैंने इब्तिदा ही में तुमको यकीन दहानी करवाई थी कि मैं अपने और वीरा के करीबी मरासम की वजह से सेंते कासेलो की सलामती का जिम्मेदार जरूर था, लेकिन सेंते की मुल्क दुश्मन सरगर्मियों के सबूत सामने आ जाने के बाद मैं इन मरासम की परवाह किए बगैर उसे कानून के हवाले करने में जरा भी तरद्दुद न करता। लेकिन तुमने मेरी इस यकीन दहानी पर एतबार नहीं किया, मुझे झूठी तसलियां देकर मेरे खिलाफ काम करते रहे। उसने अपना सर झुका लिया। मैं अपने मनसब की जिम्मेदारियों की वजह से मजबूर था। तुम्हारा माजी तुम्हारे उबल वतनी का सबसे बड़ा गवाह था, लेकिन हालात किसी और रुख की निशानदेही कर रहे थे। सेंते कासेलो तुम्हारे साथ यहाँ आई थी। हमारी फाइलों में वो ग्लोरिया क्लार्क के नाम से मौजूद है और वो इसराइली सीक्रेट सर्विस मोसाद की सफ़े अव्वल की कारकुन है। इतनी बड़ी मुजरमा के मामले में जाती मरासिम और दोस्ती की वजह से कोई रोरायत नहीं की जा सकती थी। तुम झूठ बोल रहे हो। वीरा जहरीले लहजे में फुनकारी। सेंते कासेलो एक मासूम और सादा लू लड़की है। उसने जिंदगी भर इसराइली सीक्रेट सर्विस तो कजा इसराइल की सूरत में नहीं देखी। ग्लोरिया क्लार्क का किरदार तुम्हारे अपने ज़हन की तकलीफ मालूम होता है। तुम बिला वजह उस पर इल्जाम तराशी कर रहे हो। अगर वो इसी कदर मासूम और बेगुनाह है तो कहाँ रपोश है? उसे सामने आना चाहिए। मुझे तुम दोनों से कोई प्रकाश नहीं। सेंते को तलाश करके मेरे सामने ले आओ तो तुम्हारी सारी गलतफहमियां रफा हो जाएंगी और तुम मार मार कर उसके जिस्म का एक एक रेशा अलग कर दोगे। वीरा गुराई, मैं वादा करता हूँ कि उस पर तशद्दुद नहीं किया जाएगा। हमारे पास ऐसे नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं जिन्हें वो किसी हालत में नहीं झुठला सकेगी। उसने इकबाल जुर्म न किया तो मैं उसे छोड़ दूंगा। तुम हम दोनों से कोई प्रकाश न होने का ऐलान करके फिर झूठ बोल रहे हो। हालांकि तुम मुझसे शुबा जाहिर करते रहे हो कि वीरा और सेंते मिली भगत करके कुछ साजिश करने की कोशिश कर रही हैं। इसमें कलीदी किरदार सेंते का है। वीरा उससे रिश्तेदारी की वजह से शुबे की जद में आती है, लेकिन तुमने मुझे अभी तक ये नहीं बताया कि वीरा को ले जाने वाले मेरे आदमी कहाँ हैं। उनकी फिक्र ना करो, उन्हें उनकी गलत फहमी की मुनासिब सजा मिल चुकी है।
बेहोश होने वाले को होश आ जाएगा। वो खुद ही अपने साथी की लाश लेकर तुम्हारे ठिकाने पर पहुंच जाएगा। लाश? वो अपनी कुर्सी पर से उछल पड़ा। तो क्या वीरा ने उनमें से किसी को कत्ल कर दिया? दो हरीफ टकराते हैं तो आमतौर पर ऐसा ही होता है। मैंने सर्द लहजे में कहा, वो उनको ना मारती तो खुद मारी जाती। खुदा का शुक्र अदा करो कि उनमें से एक ही मारा गया, दूसरा सिर्फ जख्मी और बेहोश हुआ था। अगर वो भी बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से मर न गया तो ये उसके सरासर बदकिस्मती होगी। ये बहुत बुरा हुआ। वीरा के हाथों STF के एक एहलकार के कत्ल के बाद मैं इसे भी नजरअंदाज नहीं कर सकूंगा। हालात बिगड़ने की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं होगी, ना ही तुम्हें मुझसे शिकवा होना चाहिए। हालात इस वक्त बिगड़ेंगे जब तुम्हें उसकी इजाजत दी जाएगी। मैंने चुपते हुए मानी कर लहजे में कहा, वीरा को अपनी मुदाफत में हर कदम उठाने का पूरा पूरा हक हासिल है। क्या मतलब है तुम्हारा? इस बार वो उछलकर कुर्सी से खड़ा हो गया और मैंने फौरन ही उसे भीमगन की नाल की इज्जत में ले लिया ताकि वो गैर जरूरी तौर पर किसी फुर्ती का मुजाहरा न कर सके। पुरस्कून रहकर बात करो। मैंने भीमगन की नाल की जुम्बे से उसे बैठने का इशारा करते हुए कहा, तुम अपनी फोर्स के एक जिम्मेदार अफसर हो। बसों रेलों में सफर करने वाले निचले दर्जे के एक कारकुन की मौत पर तुम्हें इस तरह भड़कना जेब नहीं देता। मैंने वो अल्फाज तहकीर की नीयत से नहीं कहते। उसने मेरी बात काट कर एहतजाज किया, मैं अपने हर आदमी की बहादुरी की कदर करता हूँ, किसी की इज्जत नफ्स को ठेस नहीं पहुंचाता। मेरे एक आदमी को कत्ल करके वीरा ने नाकाबिले मुआफी जुर्म का इर्तिकाब किया। मेरी समझ में नहीं आता कि इस वाक़े को किस खाने में टाला जाएगा। इस नाकाबिले मुआफी जुर्म पर तुम शायद मेरा नरखरा चीरने की कोशिश करोगे। वीरा ने इस्तज़ाइया लहजे में उसे चिढ़ाने की कोशिश में सवाल किया, या खुले मैदान में सूली पर लटका दोगे? मैं ये समझने से कासिर हूं कि तुम लोग क्या चाहते हो। इंसानी को बोझल खामोशी के बाद अल्बर्टो बोला तो उसकी आंखों से हकीकी फिक्रमंदी झलक रही थी। हम तुम्हारे ऊपर वाले किसी अफसर से मिलना चाहते हैं। मैंने सर्द लहजे में कहा। वो किस बारे में? फरते हैरत से उसका मुंह खुल गया। शायद मेरा मुतालबा उसके लिए गैर मुतवक्का था। वीरा के बारे में? मैंने सरसरी लहजे में कहा। इसका मामला अब तुम्हारे बस से बाहर नजर आता है। वो मेरा फौरी ख्याल था। अगर सूरत हाल खुद ही एक ऐसे रुख पर जा रही थी तो मुझे स्पेशल टास्क फोर्स के अफसरान बाला तक रसाई के लिए अव्वल खान की आमद का इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। अब ने किसी भी आदमी के कातिल को कैफे किरदार तक पहुंचाने के मामले में मैं वाकई मजबूर हूँ। उसने अपनी फर्शनासी का मुजाहरा करते हुए बेबसी से कहा, तुम चाहो तो मैं अभी और इसी वक्त तुम्हारे मुलाकात का बंदोबस्त करवा सकता हूँ, लेकिन हमें यहाँ से इस्लामाबाद जाना होगा। हमें इस्लामाबाद जाने में कोई उज़र नहीं, लेकिन तुमने तो बताया था कि तुम्हारा दफ्तर ऐसे ममनू इलाके में वाक़ई है जहाँ किसी भी गैर मुतल्लका फर्द को किसी कीमत पर दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाती। मैं अब भी अपने उस बयान पर कायम हूँ। उसके लबों पर पहली बार खफीफ से मुस्कुराहट नमूदार हुई और अपनी बात जरकते हुए बोला, मैं तुम्हें अपने दफ्तर में नहीं ले जा सकता। हम बेस स्टेशन जाएंगे जहाँ हमारा बेस कमांडर होता है। मैं बराह रास्त उसी तक रसाई रखता हूँ। ये सफर सिर्फ हम तीनों करेंगे। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हारे आदमी हमारे साथ होंगे और ना हमारा पीछा करने की कोशिश करेंगे। तुम क्या मुझे गन पॉइंट पर वहां तक ले जाने का इरादा रखते हो? हैरसूस की आंखें फैल गई थी। फिलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन अब मैं तुम पर अंधा एतमाद नहीं कर सकता। तुम्हारे अपने फलसफे के मुताबिक हम तुम्हें अपनी हिफाजत में ले जाना चाहते हैं। मैंने हिफाजत पर जोर देते हुए कहा, कम अज कम मेरा ड्राइवर तो मेरे साथ ही जाएगा। उसने पूरी उम्मीद लहजा में सवाल किया, कोई हर्ज नहीं? मैंने बेपरवाही से कहा, हम महाजराई के कायल नहीं है, जबकि तुम इस बार हमारी बेखुनी पर तुले हुए हो। क्या पता कि तुम्हारे आदमी रास्ते में कोई शरारत कर बैठे। चलो। वो कुर्सी छोड़कर उठ खड़ा हुआ। मैंने यहाँ से वापस लौटा दूंगा। हम तीनों ही अपनी गिलास खाली कर चुके थे, इसलिए फौरन ही कमरे से बाहर निकला है। अल्बर्टो इस वक्त तक मेरा ज़हन पढ़ने में कामयाब नहीं हो सका था, इसलिए उसने होटल से बाहर आकर न सिर्फ अपने चारों साथियों को वापस रवाना कर दिया, बल्कि आखिरी लम्हात पर उसने अपने ड्राइवर को भी उन्हीं के साथ भेज दिया। मैंने भी कोई तारुज नहीं किया। दो के मुकाबले में सिर्फ एक आदमी पर निगाह रखना हमारे लिए सहल होता। अगर वो खुद ही हमारे लिए ऐसी सहूलत फराम कर रहा था तो ये खुशी की बात थी। वो पांचों सुजुकी हाई रूफ वैन से रुखसत हो गए तो अल्बर्टो हमें लेकर अपनी खार टॉप जीप की तरफ बढ़ गया, जो थोड़े फासले पर नीम तारीकी में खड़ी हुई थी। पहले तुम ड्राइवर को अपने साथ ले जाना चाह रहे थे, अब उसे क्यों रवाना कर दिया? गाड़ी कौन चलाएगा? पीरा उससे वो सवाल पूछे बगैर नहीं रह सकी। तुम्हें मालूम है कि मैं ड्राइविंग जानता हूँ, उसने जज्बात से आरी अंदाज में कहा। कोयटा जाने वाली परवाज के लिए मैंने तुम्हें एयरपोर्ट तक छोड़ा था। यह और बात है कि वापसी पर मैं तुम्हारे दिए हुए बारूदी फूल का शिकार होकर जख्मी हो गया था। मैंने सोचा कि जब डैनी मेरी आदमियों की मौजूदगी पसंद नहीं कर रहा तो क्यों ना मैं ड्राइवर को भी रुखसत कर दूं। अब मैं अकेला ही तुम दोनों के साथ चलूंगा। अल्बर्टो जीप लेकर रवाना हुआ तो वीरा उसके बराबर वाली निशिस्त पर विराजमान थी। मैं भी निशिस्त पर बैठ गया था। मेरी पिछली रात इस्लामाबाद के वीरान और नाहमवार सिटी पार्क में भागते दौड़ते गुजरी थी और वह शब भी बिस्तर से कमर लगाए बगैर बसर होती नजर आ रही थी। माल रोड से जीप मरी रोड पर मुड़ी तो उस मसरूफ सड़क पर दूर दूर तक ट्रैफिक का नामो निशान नहीं था। इस वक्त सुबह नमूदार होने वाली थी और रात भर की रही सही मसरूफियात भी चंद पल को सस्ताने के लिए दम तोड़ चुकी थी। जीप तेजी के साथ स्याह सड़क पर फराटे भरती रही। हमारे पीछे सड़क वीरान पड़ी हुई थी, यानी ताक्कुब नहीं किया जा रहा था। ये इत्तेफाक था या अल्बर्टो का वजदान के सेटेलाइट टाउन के करीब से गुजरते हुए अचानक ही अपने आदमियों के बारे में सवाल कर बैठा।
उन दोनों को तुमने कहाँ छोड़ा था? वो कहीं भी हो सकते हैं। वीरा ने बेपरवायाना अंदाज में कहा। हो सकता है कि उनकी गाड़ी इसी इलाके में खड़ी हो। दरअसल ये शहर मेरे लिए अजनबी है। मुझे अंदाजा नहीं है कि मैंने उनसे कहाँ अपनी जान छुड़ाई थी। तुम उनके बारे में इतने फिक्रमंद क्यों हो? वो दूध पीते बच्चे नहीं थे। तुम लोगों से ही मालूम हुआ है कि उनमें से एक बेहोश और दूसरा मुर्दा। कौन कह सकता है कि अब दूसरा भी करीब उलमर्ग नहीं होगा? मेरी बर वक्त वजह से कम अज कम दूसरे की जान तो बचाई जा सकती है। तुम्हारा जज्बा काबिल कदर है, वीरा बेरहमाना हंसी के साथ बोली। लेकिन इस अजनबी शहर के बारे में मेरा अफसा नाकिस है। मुझे मौजूदा सिचुएशन का जरा सा भी अंदाजा होता तो मैं इन ही में से किसी से जाए वारदात का महल वकूअ मालूम करने के बाद अपनी कार्रवाई का आगाज करती। तुम मेरा मजाक का उड़ा रही हो। इस बार अल्बर्टो को वीरा का तबसरा बरहम कर गया। तुम गलत समझ रहे हो, वीरा जल्दी से बोली। मैं पूरी संजीदगी से बात कर रही हूँ। बातों ही बातों में मैं उनसे बहुत कुछ पूछ सकती थी। मुझे जेर कर लेने के बाद वो दोनों बहुत मुतमईन और खुश खुर्रम थे। उनकी इसी बेफिक्री की वजह से मैं उनको जेर करने में कामयाब हो सकी थी। वो इतना न समझ नहीं था कि वीरा की उस बोधी दलील से बहल जाता। उसने जुबान से कोई तुरुश फिक्रा अदा नहीं किया, लेकिन अपने गुस्से का सारा बोझ जीप के एक्सीलेटर पर डाल दिया और एक झटके के साथ जीप की रफ्तार तेज से तेज तर होती चली गई। फैजाबाद चौक से बाएं तरफ शाहराए इस्लामाबाद भी खाली पड़ी हुई थी। वो सड़क मरी रोड के मुकाबले में ज्यादा कुशादा और हमवार थी। अल्बर्टो के तेवर देखते हुए मेरा ख्याल था कि उस मोड़ के बाद वो जीप के इंजन को आखिरी हद तक थ्रॉटल दे बैठेगा, लेकिन गैर मुतवक्का तौर पर उसने रफ्तार कम कर ली। शायद उसके लाशौर में भी वफाकी दारुल हुकूमत की ट्रैफिक पुलिस का खौफ जागुज़ी था और उनकी किसी बाज़पुरुष में उलझकर अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। हमने अल्बर्टो का दफ्तर देखा था, ना स्पेशल टास्क फोर्स के बेस स्टेशन से वाकिफ थे, इसलिए हमें इस्लामाबाद में अपनी मंजिल के बारे में कोई अंदाजा नहीं था। जीप 0 पॉइंट का चुराहे वाला सिग्नल अबूर करने के बजाय दाहिनी तरफ शाहराए कश्मीर पर घूम गई। मेरे ज़हन में पुराने वाकयात सर उभारने लगे जब मैंने उन्हीं इतराब में खतरनाक मुहिम सर करने के लिए सुल्तान शाह को भेजा था। जब खयाबान दस्तूर वाला सहराहा भी पीछे रह गया तो मुझे शाह बरी अमाम का मजार और नूरपुर शाह का इलाका याद आने लगा। शायद अल्बर्टो हमें उन्हीं इतराफ में ले जा रहा था, लेकिन मैंने उस बारे में सख्ती के साथ अपनी जुबान बंद रखने का अहद किया हुआ था। फिजा में सब्जे के साथ ही रावल डैम के पानी की बू भी रची हुई थी, क्योंकि हम रावल डैम के शुमाल में वाक़े अकबी राह गुजर से गुजर रहे थे। सफर तेजी के साथ तय हो रहा था। दोनों जानब नजर आने वाले रास्ते एक एक करके गुजरते जा रहे थे। मेरा अंदाजा था कि हम नूरपुर शाह वगैरह जाने वाले रास्ते को छोड़कर मरी जाने वाली राह पर बढ़ाए थे। वो रास्ता तंग और बिल्कुल वीरान था। आखिरकार अल्बर्टो ने एक मकाम पर जीप रोककर गियर बदला और फिर जीप दाहिनी तरफ के कच्चे नाहमवार रास्ते पर उतार दी। दूर तक जाती हुई लैंप की रोशनी में साफ नजर आ रहा था कि उस रास्ते पर इक्का दुक्का गाड़ियों की ही आमदोरफ्त रहती थी और उनके टायरों के निशानात ने जमीन पर एक रास्ता सा बना दिया था। वो कोई आम गुजरगाह नहीं थी। मालूम होता है तुम्हारा कमांडर तारीकी और वीराने का दिल ताता है। मौका मुयस्सर आने पर वीरा उस पर चोट के बगैर न रह सकी। हम तो उम्र भर भी इस तक नहीं पहुंच सकते। इस तक रसाई हासिल करना हम लोगों के बस से बाहर है। शायद डैनी को इस हकीकत का इल्म है, जब भी उसने मुझसे मुलाकात करवाने की ख्वाहिश जाहिर की थी। अल्बर्टो की आवाज मजबूत और पूरा एतमाद थी। शायद उसने ड्राइविंग के दौरान ही खोया हुआ एतमाद बहाल कर लिया था। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं कि तुमने मेरी ख्वाहिश को रद्द नहीं किया। अब हम बहुत जल्द किसी मसालती मरहले पर पहुंच जाएंगे। मैंने उसे बेफिक्र रखने की नीयत से कहा। हाँ, ये मसालत अब नागुज़ीर हो चुकी है। उसकी ख्याल अंगेज आवाज उभरी। दरमियान में पहाड़ियां और पथरीले टीले आ जाने की वजह से वो सीधा रास्ता नहीं था। पीछो खम की वजह से जीप की रफ्तार खासी कम थी। आखिरकार वो कच्चा रास्ता 2 ऊंचे टीलों के दरमियान से गुजरता हुआ नजर आया और अल्बर्टो ने जीप रोक ली। इस फिराने में क्यों रोकती? वीरा की इस्तरारी आवाज उभरी। टीलों के दरमियान में रास्ता साफ पड़ा हुआ है, गाड़ी आगे बढ़ाओ। शिनाख्त कराए बगैर हमने अपना सफर जारी रखा तो बहुत सारी गोलियां हमारी खोपड़ियों में सुराख कर देंगी। चंद लम्हे सब्र कर लो, सब कुछ तुम्हारे सामने आ जाएगा। अल्बर्टो ने जवाब देने के साथ ही जीप के हेडलैम्प से गुल कर दिए और केबल लाइट ऑन कर दी। तकरीबन 1 मिनट तक वही सूरत-ए-हाल बरकरार रही और मेरे तनफ्फुस की रफ्तार तेज होने लगी। मेरी छठी हिस्स अचानक ही खतरे का ऐलान करने लगी थी, लेकिन मैं उन हालात में किसी खतरे का इदराक करने से कासिर था। इन कार्रवाइयों में तजस्सुस और सनसनी का अंसर तो बड़ी हद तक नुमाया था, लेकिन स्पेशल टास्क फोर्स के बेस स्टेशन जाने में कोई खतरा नजर नहीं आ रहा था। यूं मालूम हो रहा था जैसे अल्बर्टो केबल लाइट की रोशनी में किसी नादीदा मुहाफिज को हमारी नफरी दिखाना चाहता था। 1 मिनट बाद उसने केबल लाइट ऑफ की तो मेरे तने हुए असाब नरम पड़ गए। रोशनी की मौजूदगी में न जाने क्यों ये ख्याल आ रहा था मुझे कि हम पर किसी भी लम्हे टीलों की तरफ से बेआवाज गोलियों की बाढ़ आ पड़ेगी और हम अहमकों की तरह मारे जाएंगे। फ्लैशमैन जैसे आबाद और पारौनक होटल से रवाना होते हुए मेरे वहमो गुमान में भी ये नहीं था कि अल्बर्टो हम लोगों को ऐसे उजाड़ और तारीख वीराने में ले जाएगा। अल्बर्टो ने वक्फे वक्त से जीप के हेडलैम्प से 4 बार रोशन करके बंद कर दिए। उसने 5वीं बार हेडलैम्प्स जलाए तो एक खतरनाक मंजर हमारा मुंतजिर था। दोनों टीलों के दरमियान न जाने कहां से एक कद आवर बंदर आ मौजूद हुआ था और अपने हाथ में मौजूद डंडी पर लगा हुआ सफेद परचम लहरा लहरा कर हमें आगे जाने का इशारा दे रहा था।
जीप के हरकत में आते ही वो बंदर जस्त लगाकर एक टीले की ओट में कहीं गायब हो गया। हैरतनाक, वीरा बड़बड़ाई। ये बंदर तो बहुत तरबियत याफ्ता मालूम होता है। यहाँ बंदरों से हैरतनाक काम लिए जाते हैं। अंदर जाकर तुम्हारी तबीयत खुश हो जाएगी। हम अंदर नहीं जाएंगे। वीरा की आवाज यकलख्त सर्द और सफाकाना होगी। मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ कि जीप यहीं रोक दो, वरना गोली मार दूंगी। ये कहते हुए वीरा ने अपने पिस्तौल की नार अल्बर्टो की खोपड़ी से लगा दी। इस वक्त तक जीप दोनों टीलों के दरमियान से गुजर चुकी थी। मगर क्यों? अल्बर्टो ने एहतियात किया। मैं तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिश पर ही यहाँ लाया था। हम STF के बेस स्टेशन जाना चाहते थे, कर्नल जैसी जोन्स के चुंगल में नहीं। वीरा किसी शेरनी की तरह घुर्राई। मैं बंदरों को सुधारने की करतब कोलंबिया में खूब देख चुकी हूँ। बंदर दिखाकर तुमने मेरी आंखें खोल दी अल्बर्टो। मैं सफर हूँ, तुम मुझे किस नाम से पुकार रही हो? उसकी बौखलाई हुई आवाज उभरी। उसी के साथ उसने पूरी कुव्वत से जीप के ब्रेक लगा दिए और जीप के टायर कच्ची जमीन पर खासी दूर तक घिसटते चले गए। वो झटका इतना शदीद था कि वीरा उछलकर विंडशील्ड से जा टकराई। उसका पिस्तौल वाला हाथ भी बह कर नीचे झुक गया। मजीद सितम यह हुआ कि मैं भी झटके की वजह से अपनी निशिस्त से तकरीबन उड़ता हुआ उस पर जा पड़ा। हम दोनों के संभलने से बेहतरी अल्बर्टो अपनी समत का दरवाजा खोलकर अंधेरे में छलांग लगा चुका था। मैंने संभल कर पीछे लौटने के बजाय ड्राइविंग सीट संभाल ली और बेतहाशा अग्निशन से झूलती हुई चाबी तलाश करने की कोशिश की, जो बेसूद साबित हुई। अल्बर्टो उस गैर मुतवक्का मोड़ पर भी हाजिर दिमागी से काम लेते हुए चाबी अपने साथ ले जाना नहीं भूला था। बाहर चंद सेकंड तक किसी के दौड़ते हुए कदमों की वजनी धमक सुनाई देती रही, जो यक बयक ही मौकूफ होगी। शायद अल्बर्टो ने किसी आड़ में पनाह ले ली थी। वीरा की जुबान से कर्नल जैसी जोन्स के चुंगल का जिक्र सुनते ही मेरी खोपड़ी पर अचानक 14 तबक रोशन हो गए और अपनी छठी हिज के मुसलसल वार्निंग का सबब भी समझ में आ गया। तुम दोनों बिला वजह मुझसे बदजन हो गए। 1-1.5 मिनट के सकूत के बाद अंधेरे में से अल्बर्टो की आवाज उभरी। ये STF का कैंप ही है। वीरा को ना मालूम क्यों कर्नल जैसी जोन्स का ख्याल आ रहा है। मैं जफर ही हूँ। अगर तुम दोनों मुझे साथ लिया बगैर यूं ही भटकते रहे तो इस कैंप के बेरहम मुहाफिज तुम्हें गोलियों से भून कर रख देंगे। ये ना भूलो कि बंदर वाले टीले पार करने के बाद तुम हमारी ममनू हदूद में दाखिल हो चुके हो। जहाँ अजनबियों के लिए सिर्फ और सिर्फ मौत ही पाई जाती है।